हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज हम एक और पीवाईक्यू देखने जा रहे हैं, स्केलेटल चेंजेस ड्यू टू बायपेडलिज्म एंड देयर इम्प्लीकेशन। ये प्राइमेट्स जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं उसी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 1.5 सब टॉपिक पेपर 1 में। तो चलिए शुरू करते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ बायपेडलिज्म अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन ईयर्स एगो has led to significant changes in the skeletal anatomy। देखिए बायपेडलिज्म का शुरुआत जो है वो 4 मिलियन ईयर्स अगो हो चुका था, 4 लाख साल पहले। मतलब उस समय होमो सैपियंस नहीं थे, होमो इरेक्टस नाम का प्रजाति था जो कि बायपेडलिज्म शुरू किया था। अभी होमो इरेक्टस एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो उसके बाद से सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं हमारे स्केलेटन सिस्टम में। आइए पढ़ते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं, या बायपेडलिज्म के चलते हमारे स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हुए वो हम देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। स्कल में क्या चेंज हुआ। फोरामेन मैग्नम इज़ लोकेटेड इंफीरियरली एंड अंडर द स्कल। देखिए अगेन एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट फोरामेन मैग्नम। ये वो होल है, कैविटी है जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन में इंटर करता है। तो ये लोकेटेड है इन्फीरियरली एंड अंडर द स्कल। इन्फीरियरली का मतलब होता है नीचे मौजूद होना, ठीक है। तो फोरामेन मैग्नम कहीं यहाँ पे होता है, होल होता है। और ये देखिए हमारे ब्रेन के नीचे आ गया है। जब एप्स थे हम लोग, या एप्स में अभी भी ये कहीं यहाँ पे पीछे पाया जाता है। तो ये डिफरेंस है हमारे में। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारा जो ब्रेन है उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो इस पे वजन एकदम एग्जैक्टली अच्छे से डालने लगा। तो हमारा बैलेंस अच्छा हो गया, बायपेडलिज्म के लिए एक हेल्प हो गया। रिड्यूस्ड प्रोग्नाथिज्म हेल्प्स मेंटेनिंग बैलेंस ऑन द ऑसिपिटल कॉन्डाइलस। देखिए प्रोग्नाथिज्म जो है वो इसे कहते हैं, जो हमारा जॉ फेस है ये देखिए मोर और लेस एक स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन एप्स का ऐसा केस नहीं, एप्स का कुछ ऐसे एकदम प्रोट्रूडेड सा फेस होता है, ऐसे बंदर जैसा। तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। तो उससे क्या हुआ कि अगेन सेंटर ऑफ मास अंदर की तरफ आया, सेंटर की तरफ आया, और उससे ऑसिपिटल कॉन्डाइलस जो है उस पर कम लोड पड़ा। ये ऑसिपिटल कॉन्डाइलस क्या होता है, देखिए ये एक बोन होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो स्कल को हमारे स्पाइन वाले स्ट्रक्चर से कनेक्ट करता है, ये रीजन वाला एक बोन है, उसे ही हम कहते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइलस, ठीक है। दस इरेक्ट पोजीशन ऑफ हेड इज पॉसिबल विदाउट प्रोमिनेंट सुप्राऑर्बिटल रिज एंड स्ट्रॉन्ग मसल अटैचमेंट एज फाउंड इन एप्स। तो इरेक्ट पोस्चर जो है हमारे में बिना सुप्राऑर्बिटल रिज और स्ट्रॉन्ग जॉ मसल्स के पॉसिबल है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है, देखिए जो ये हमारे जो आईब्रोज वाला रीजन है, आईब्रो वाला, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बोन्स होते हैं जो कि बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं, एप्स में बाहर की तरफ निकले होते हैं। उससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मसल्स अटैच्ड होता है बहुत सारा, जो कि हमारे और जॉज को और इधर भी अटैच होता है, जो कि हमारे फेस को मतलब होल्ड करके रखता है। ये चूँकि बाहर प्रोट्रूडेड है तो उस पर कांस्टेंट वेट पड़ता है तो उसको होल्ड करता है, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस में सुप्राऑर्बिटल रिज जो है वो उतना प्रोमिनेंट नहीं होता है या नहीं होता है। और हमारा जो फेशियल मसल्स है वो भी एप्स के जितना स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है हमारे स्केलेटन में चेंजेस होने की वजह से। और फिर हमारे अंदर मैस्टॉइड प्रोसेस डेवलप हुआ। मैस्टॉइड प्रोसेस, कान के पास एक बोन होता है, देखिए दिस इज़ मैस्टॉइड प्रोसेस, दिस बोन। तो ये मैस्टॉइड प्रोसेस यहाँ पे इस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो मैस्टॉइड प्रोसेस है। तो मैस्टॉइड प्रोसेस हमारे को बाइपेडल लोकोमोशन करने में, बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। फिर क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। देखिए बायपेडलिज्म के चलते हमारा वर्टिब्रल कॉलम कैसे चेंज हुआ वो देखिए। द लुम्बर रीजन एंड द थोरैसिक कर्व ब्रिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट ओवर आवर फीट। देखिए दो जगह कर्व है स्पाइन में, एक ये लुम्बर कर्व है,
यहाँ पे देखिए लुम्बर कर्व और थोरैसिक कर्व, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। तो भगवान सोचे कितना अच्छा से हम लोग को डिज़ाइन किया है, क्या गजब का आर्किटेक्चर है उनका, कि ये जब आप इसका सेंटर ऑफ मास निकालेगा तो एक स्ट्रेट लाइन में आएगा और ये आपके हिप के थ्रू होते हुए आपके लेग्स में चला जाएगा। और ये ऐसे कर्व करने से क्या होता है, इसका शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो कर्व इसलिए है क्योंकि शॉक को एब्जॉर्ब करना है, और कर्व होने के बावजूद इसका सेंटर ऑफ मास एकदम परफेक्टली अलाइंड है हमारे फीट के ऊपर, तो हम लोग को कभी अपना अपर बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट ह्यूमंस कैन यूज़ लेस मस्कुलर एफर्ट टू स्टैंड एंड वॉक अपराइट। हम लोग बिना किसी एफर्ट के सीधा खड़ा हो सकते हैं। मतलब आप ऑफकोर्स बहुत देर खड़ा रहिएगा तो आपका पैर थक जाएगा, लेकिन ऐसे हम लोग को नॉर्मली खड़े होने में बहुत ज़्यादा वेट नहीं फील होता अपना, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और एडिशनल पॉइंट्स लिखे मैम ने। एस शेप, हमारे वर्टेब्रा का एस शेप होता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ बोन्स इन सैक्रम। सैक्रम क्या है, ये आपका यहाँ पे है सैक्रम, ये दिस इज सैक्रम। इसमें नंबर ऑफ बोन्स इंक्रीज हुआ ताकि हिप रीजन जो है वो ज़्यादा लोड ले सके हमारा बॉडी का जब हम अपराइट बैठे हिप पर, ठीक है। तो सैक्रम रीजन में बोन्स का इंक्रीज हुआ और कॉन्स्टेंसी इन साइज़। ये जो हमारा स्पाइन है ये मोर और लेस सब का साइज़ सेम होता है, हालांकि लोअर वर्टेब्रा बड़ा होता है और अपर वर्टेब्रा छोटा होता है, फिर भी साइज़ में एक कॉन्स्टेंसी दिखता है। तो ये सब वर्टेब्रल कॉलम में चेंजेस हुए हमारे बाइपेडल लोकोमोशन के डेवलपमेंट के दरमियान। अब पेल्विस रीजन में क्या हुआ, हिप जॉइंट आर लार्जर टू बेटर सपोर्ट द ग्रेटर अमाउंट ऑफ बॉडी वेट पासिंग थ्रू देम। हिप का जो रीजन है वो थोड़ा सा बड़ा है, नॉट वाइडर नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन इस तरह से थोड़ा बड़ा है हॉरिजॉन्टली, ताकि वेट जो है अच्छे से वो ले सके। ये बेसिन शेप्ड होता है, बेसिन मतलब थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व होता है इसमें, ताकि बैठने पर ये हमारा लोड ले सके और खड़े रहने पर भी लोड ले सके। द वर्टेब्रल कॉलम इज़ क्लोजर टू हिप जॉइंट प्रोवाइडिंग अ स्टेबल बेस फॉर सपोर्ट ऑफ द ट्रंक वाइल वॉकिंग अपराइट। देखिए वर्टेब्रल कॉलम जो है वो एकदम यहाँ तक आ गया है, तो ये हमारे हिप एरिया के अंदर तक समा गया। ये सैक्रम भी जो है ये लास्ट बोन्स है स्पाइनल कॉर्ड का, वर्टेब्रा का, तो ये हिप को सपोर्ट करता है और हमारा वज़न लेने में हेल्प करता है। तो ये पूरा आर्किटेक्चर डिज़ाइंड है अपराइट वॉकिंग के लिए। अगर आप यहीं पे एप्स का हिप रीजन देखिएगा तो काफ़ी अलग सा शेप होता है उनका, ये काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है और इतना अच्छे से उसमें लोड कैरी करने का कैपेसिटी नहीं होता है, क्योंकि ये जो जॉइंट्स है वो इतने अंदर तक नहीं आए हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये पेल्विस रीजन का चेंज हो गया। अब नी रीजन में क्या चेंज हुआ, नी जॉइंट्स आर इनलार्ज टू बेटर सपोर्ट एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ वेट। नी जॉइंट जो है हमारा वो काफ़ी बड़ा है अपने बॉडी साइज़ के हिसाब से, ताकि वेट ट्रांसफ़र कर सकें। नीज आर ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर द बॉडी, एकदम ऑब्वियस बात है सेंटर ऑफ मास के वजह से, रादर देन आउट टू द साइड्स एज इन केस ऑफ एंसेस्ट्रल होमिनिड्स। मतलब एस्ट्रोलोपिथेकस और होमो इरेक्टस का बात हो रहा है यहाँ पे, उनका जो नीज था वो साइडवेज और बाहर की तरफ थोड़ा सा प्रोजेक्टेड था, तो इससे क्या था कि उनका सेंटर ऑफ मास जो अलाइनमेंट था वो सही नहीं था, तो फिर वो थोड़ा सा बेंड होकर चलते थे। मतलब पेंगुइन की तरह वॉक करना जिसको कहते हैं ना, थोड़ा बेंड होकर चलते थे, क्योंकि उनका नीज एकदम सही जगह पे नहीं था। दस इंक्रीज इन बैलेंस, तो हमारा बैलेंस उस वजह से ज़्यादा है क्योंकि हमारा नीज जो है परफेक्टली अलाइंड है और बड़ा बड़ा जॉइंट्स है। द डिग्री ऑफ नी एक्सटेंशन बिटवीन थाई in a walking cycle has decreased. Knee extension angle between thigh and shank in a walking cycle has decreased. Okay, I got it. जो नी का एक्सटेंशन है, मतलब कितना नी बाहर निकलता है, ठीक है, एंगल कितना बनता है थाई और शैंक के बीच में,
वो रिड्यूस हुआ है। तो इससे वॉकिंग एफिशिएंसी हमारी बढ़ गई है। मतलब कि नी जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली डिज़ाइंड है, वॉक करते समय बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आता है। ठीक है। लिम्स में क्या है, इंक्रीज़ इन लेग लेंथ, हमारा पैर जो है वो लंबा है वॉकिंग को सपोर्ट करने के लिए। फोर लिम्स फ्री हो गए, तो हमारे फोर लिम्स भी हमारे वॉकिंग में थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं बैलेंस बनाने में, लेकिन अल्टीमेटली पैर से ही चलते हैं हम लोग। और लीनिया एस्पेरा इन फेमूर, देखिए फेमूर जो है ये हमारा थाई बोन है। थाई बोन पे लीनिया एस्पेरा होता है। लीनिया एस्पेरा एक काइंड ऑफ सॉफ्ट कार्टिलेज है जिससे कि हमारे थाई मसल्स कनेक्टेड होते हैं, तो हमारा थाई सबसे स्ट्रांग हो जाता है पूरे बॉडी में और वो हेल्प करता है हमें अपराइट वॉकिंग में। फुट जो है हमारा नॉन अपोजेबल हॉलुक्स, स्मॉलर टोज, फुट आर्च। नॉन अपोजेबल हॉलुक्स है हमारा मतलब हमारा पैर का अंगूठा जो है वो फ्री नहीं है। हमारे पैर के अंगूठे को आप हाथ के अंगूठे की तरह रोटेट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली। और टोज क्योंकि हमें चलना जो है पैर से, तो हमें ग्रिप बनाने की ज़रूरत नहीं है। अंगूठा फ्री होने से ग्रिप बनाने में हेल्प मिलता है, हमें लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने से का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए पैर का अंगूठा जो है उसमें रोटेटरी मोशन डेवलप उतना ज़्यादा नहीं होगा। हालांकि आप बहुत ट्राई करेंगे तो आप उसको भी रोटेट कर सकते हैं, बट एनाटोमिकली वो नॉन अपोजेबल है। और फुट आर्च है ही हमारे पैर में ताकि लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। वहीं पे हमारे जो एंसेस्टर्स थे जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इनका फुट जो था फ्लैट था, इसकी वजह से लोड डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं था और इनका बाइपेडल वॉकिंग उतना एफिशिएंट नहीं था। और टोज जो है वो हमारे छोटे होते हैं, मतलब जनरली टोज आर स्मॉलर देन द फिंगर नेक्स्ट टू इट। इसकी वजह से जैसे बैलेंस सारे पैर के सारे फिंगर्स एक साइज़ की होने की वजह से वॉकिंग में हेल्प मिलता। देखिए इसी टॉपिक में आगे इम्प्लीकेशन ऑफ इरेक्ट पोस्चर दिया। अभी हमने देखा स्केलेटल चेंजेस क्या क्या हुआ इरेक्ट पोस्चर की वजह से। अब हम देख ले रहे हैं कि इरेक्ट पोस्चर होने की वजह से प्राइमेट्स में, बेसिकली ह्यूमन बींग्स में क्या क्या चेंजेस हुए। तो बायोलॉजिकल चेंज क्या हुआ, मोर एफिशिएंट वॉकिंग हो गया दैन नकल वॉकिंग। हम लोग का वॉक जो है वो एफिशिएंट हो गया, मतलब एनर्जी हम लोग का कंजम्पशन जो है वो घट गया। उससे क्या हुआ कि हम लोग का सर्वाइवल रेट बढ़ गया। नेगेटिव क्या है, पेनफुल बर्थिंग प्रोसेस ड्यू टू नैरोइंग ऑफ बर्थ कैनाल। हम लोग जब बाइपेडल चलने लगे तो हमारा जो पेल्विक ग्रिडल था वो नैरो हो गया साइडवेज से, तो उससे बर्थ देने में प्रॉब्लम होने लगा। और ब्रेन का कैपेसिटी भी हमारा बढ़ गया था, तो बच्चों का जो ब्रेन साइज़ है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से वीमेन को मैच्योर बेबी को डिलीवर करने में प्रॉब्लम होने लगा। नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर हीट डिसिपेशन एज लेसर बॉडी एरिया इज एक्सपोज टू सन, पीट व्हीलर। देखिए यहाँ पे बेसिकली ये नहीं कहना चाह रहा है कि हीट डिसिपेशन, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि सन की तरफ हम लोग का जो एंगल है खड़े होने का स्ट्रेट है, तो सन बेसिकली हम लोग को एक स्पेसिफिक बहुत अच्छे खासे टाइम के लिए ओवरहेड फील होता है, सर के ऊपर है, तो हमारे बॉडी पे उतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं रहता हमारा बॉडी सनलाइट के प्रति, तो हम लोग वे बेटर अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं रैदर दैन जो चार पैर पे चलता है उसको धूप ज़्यादा लगती है। कहने का यहाँ पे मतलब ये है। लोअर बैक प्रॉब्लम्स एज मोर वेट टू सपोर्ट, कमर में दर्द होना क्योंकि कमर पे बहुत लोड होता है। सोशियो कल्चरल इम्प्लीकेशंस क्या हुआ बाइपेडल वॉकिंग के, कि हमारा हैंड्स फ्री हो गया और उससे हम लोग टूल मेकिंग करने लगे, केव पेंटिंग करने लगे, और इसी से हमारा जो कल्चर है कल्चर डेवलप हुआ। ठीक है। इन्हांस्ड सोशल बॉन्डिंग फॉर सपोर्ट ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस। अब जैसे देखा लोगों ने कि बच्चा जो है वो इमेच्योर जन्म ले रहा है, तो उसको सर्वाइवल के लिए उसके मदर और सन का बॉन्डिंग ज़रूरी हो गया। अब मदर चूँकि इतना इन्वॉल्व हो गई बच्चे के केयर करने में कि मदर का केयर करने के लिए फादर का ज़रूरत पड़ने लगा, तो एक सोशल बॉन्डिंग का शुरुआत हो गया होमो सैपियंस में, और आज वही सोसाइटी एग्जिस्ट करती है जिसमें कि मेल फीमेल जो है वो साथ रहकर सोसाइटी को चला रहे हैं। एज द इम्प्लीकेशंस आउटवेड नेगेटिव वंस, नेचुरल सिलेक्शन वर्कड इन फेवर ऑफ इरेक्ट पोस्चर विथ बाइपोडल लोकोमोशन। समझ गया आप, जितना फ़ायदा है उतना नुकसान नहीं है बाइपोडल में
लोकोमोशन का, इसलिए बाइपेडल लोकोमोशन को नेचुरल सिलेक्शन ने सिलेक्ट कर लिया और अभी वो थ्राइव हो रहा है। तो ये उससे ही रिलेटेड टॉपिक था, इसलिए मैंने साथ में ही करा दिया। तो इस लेक्चर में इतना ही था। इस लेक्चर में हम लोग देखें कि स्केलेटल लेवल पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारे बॉडी में। तो इतने सारे चेंजेस हुए हैं, 6 पॉइंट है, पॉइंट वाइज याद रखना है। फुट में क्या चेंज हुआ, लिम्स में क्या चेंज हुआ, नी में, पेल्विस में, वर्टेब्रल कॉलम में और स्कल में क्या चेंज हुआ। ये पॉइंट वाइज आप लिख के आ जाइएगा, आपको सफिशिएंट मार्क्स मिल जाएंगे। जनरली ये 10 मार्कर में आएंगे, अगर 15 मार्कर में आएंगे तो आपको डायग्राम के सहित और इन सब पॉइंट्स को और एक्सप्लेन कर देना है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।